अगर ममता बनर्जी की और योगी आदित्यनाथ जी की तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। क्या फर्क है आप बताइए। ममता बनर्जी जी एक सोशल नेता है, अच्छा। वो सेकुलर नेता है और ये कट्टरपंथी नेता है। तो इन दोनों फर्क है। वो समाज से आई हैं और ये मठ से आई हैं। वो समाज से आई हैं, उनका पूरा जीवन समाज के बीच में बीता, उनकी कुर्बानियां हैं, और ये मठ से आए और मठ भी कब्जा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ जमीन इतनी ही फायदेमंद होती, वक्फ बोर्ड इतना ही फायदेमंद होता तो शायद आज मुसलमान भाइयों को पंक्चर न बनाना पड़ता। इसको लेकर के क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एसआर समाचार। हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी, जिनसे हम बात करेंगे वक्फ संशोधन को लेकर के। अगर हम वक्फ संशोधन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो समर्थक थे उन लोगों ने मिल करके वक्फ संशोधन तो पास करा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक हफ्ते की मोहलत दी है। इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, मैं माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरीके से मुसलमानों में एक निराशा थी और इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से रहने वाला मुसलमान, उसके साथ अन्याय हुआ, लोकतंत्र पर भी कुठाराघात हुआ, तो कहीं ना कहीं मुसलमान आहत था कि ये सब जिसकी लाठी उसी को है। सरकार ने जिस तरीके से ये बिल पास किया, पूरा देश देख रहा, दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया देश देख रही है। अब ऐसे में सरकार की जो रवैया है वो बड़ी ढुलमुल रवैया है। अब न्यायालय के इस फैसले से आने से मुसलमानों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उन्हें न्यायालय में भरोसा पहले भी था और आज भी उनको भरोसा है कि हमारे पास अब इस देश के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम अपनी बात जाके कह सके। अगर सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं सुने गए, तो मेरी भी कोई सुनने वाला नहीं, ऊपर वाला है वही सुनेगा। लेकिन ऊपर वाला जिससे चाहता है काम ले लेता है। आज वो ईमानदार जजों को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने सरकार के दबाव में ना आकर के और अपने पदों का निर्वहन किया, इतने बड़े पद पर रह करके अपने पद का निर्वहन किया और उन्होंने एक मुसलमानों के जख्म में मरहम लगाने का काम किया। एक सवाल और रहेगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ जमीन इतनी ही फायदेमंद होती, वक्फ बोर्ड इतना ही फायदेमंद होता तो शायद आज मुसलमान भाइयों को पंक्चर न बनाना पड़ता। इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का, मैं बार बार प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिख यही लिख रहा था कि वक्फ की संपत्ति पे व्यापक भ्रष्टाचार है। मुतवल्ली और वहाँ पर जो राजनीतिक मौलाना बैठे हुए हैं, इन दोनों ने मिल करके वक्फ संपत्ति पर 25 से 30% कब्जा कर रखा है और ये ज़मीनें हमारे पुरखों ने पसमानदा मुसलमानों के लिए दिया था। आज पसमानदा मुसलमानों को 1% लाभ नहीं मिला और चेयरमैन भी वही ऊंची जात के मुसलमान और वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले वही मुसलमान। तो एक तरह से ये बड़े मुसलमान बंदरबाट वक्फ संपत्ति पे कर रहे। तो मैंने 10-12 साल पहले आवाज उठाई, तब से अब तक लड़ता रहा कि इन संपत्तियों की निष्पक्ष ईडी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि ये पसमानदा मुसलमानों के लिए जमीन मिली और माल काट रहे हैं दूसरे लोग और हमारे लोग पसमानदे की दौर से गुजर रहे हैं। ये आवाज मेरी थी पहले भी और इस पे सरकार ने बिल्कुल गंभीरता से विचार नहीं किया। सरकार को चाहिए था कि अगर जिसमें फुंसी थी तो फोड़ा था तो फोड़े का इलाज करते, और उन्होंने फोड़े का इलाज नहीं किया और पूरे जिस्म को ही। तो मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि फिर वक्फ बिल संशोधन जो है वो गलत कैसे है? क्यों फिर मुस्लिम समाज इसको गलत नहीं, ठहरा रहा है? उसका तरीका ये नहीं कि सरकार अपने हिंदू सदस्य बना दे और डीएम को पावर दे दे और उनको फिर आगे कहीं नेक्स्ट अथॉरिटी अपील करने का मौका दे। इसका मतलब ये नहीं था। अगर सरकार ईमानदार होती तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो आपके पास तमाम जांच एजेंसियां थी, आप उसकी जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करते और जो संपत्ति बची थी उस पे प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना बनाते और वो ड्राफ्ट तैयार करके पसमानदा नेताओं के पास लाते कि साहब आपके लिए मैं ये भ्रष्टाचार किए, इस पे फंस गए, इनसे जमीन लेकर के हम इस पे ये काम करना चाहते हैं, ये गरीबों के लिए दी गई जमीन है, गरीब को मिलना चाहिए। तो आपकी ईमानदार होती। अब ईमानदार आपने बिल बना लिया, जिसकी लाठी उसी की भैंस, आपने कमेटी बना दिया, कमेटी के चेयरमैन एक तरफा फैसला ले लिए, इतने साल 5,000 तमाम उसमें मशवरे आए, आपने नहीं माना। और दूसरे इंडिया गठबंधन के जो भी जजेस थे
वो सॉरी जो सांसद थे उनकी बात नहीं माना, केवल 14 सांसद जो तुम्हारे एनडीए गठबंधन थे उनको आपने मान लिया। तो कहीं ना कहीं ये जेसीपी कमेटी जो बनी ये सरकार के दबाव में, सरकार के इशारे पर काम कर रही थी। और मुझे पहले भी शक था, वही हुआ कि सर जिसकी लाठी उसी की भैंस। आप पूर्ण बहुमत में हैं, आपके पास बहुमत है, आपको 6 गद्दारों का साथ मिल गया है जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं। वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, इन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। और ये मुसलमानों को वोट पर चुन करके आए थे। अब अगले चुनाव में मुसलमान इनको सबक सिखाने का काम करेगा। नहीं, एक सवाल और रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे लगातार वक्त संशोधन को लेकर के बातचीत चल रही है। बंगाल भी अगर हम बात करें, मुर्शिदाबाद में वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहा है और वहाँ पर क्योंकि धरना प्रदर्शन हुआ और इतना भयंकर विकराल रूप ले लिया कि हिंदुओं को पलायन भी करना पड़ा, उनके पानी में जहर मिला दिया गया। ममता बनर्जी एक तरफ योगी आदित्यनाथ को कहती हैं कि ढोंगी है, इसको लेकर के क्या बोलेंगे? और विपक्ष क्यों इस मामले में चुप है? जब यूपी में कुछ होता है तो फटाफट बोलना सब शुरू कर देंगे, लेकिन बंगाल में कुछ हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर ममता बनर्जी की और योगी आदित्यनाथ जी की तुलना की जाए तो जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। क्या फर्क है आप बताइए। ममता बनर्जी जी एक सोशल नेता है, अच्छा। वो सेकुलर नेता है, और ये कट्टरपंथी नेता है। तो इन दोनों फर्क है। वो समाज से आई हैं और ये मठ से आए हैं। वो समाज से आई हैं, उनका पूरा जीवन समाज के बीच में बीता, उनकी कुर्बानियां हैं। और ये मठ से आए और मठ भी कब्जा किए। तो सवाल इस चीज का है कि इनकी भाषा में उनकी भाषा में बहुत फर्क है। उन्होंने जो बंगाल के अंदर जो भी हो रहा है ये सब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, और हिंदू पलायन कर रहा है, ये सब बातें निराधार बकवास है। और ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अपने गोदी मीडिया के माध्यम से इस तरह से भ्रामक गलत प्रचार कर रही है। और इसलिए वहाँ कुछ नहीं, कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य में इस तरह से बिल्कुल नहीं चाहता। वो शांति चाहता है कि हमारे राज्य अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी सोशल नेता हैं, ये हैं वो, आपने बोला ये चीज, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई पोस्ट करता है या कोई भी टिप्पणी करता है तो नाराज हो जाती है, उनको जेल भेज देती हैं। बंगाल में कितने बड़े बड़े, आपको मैं और भी बता दूं कि बंगाल की ही वो कहान केस है जहाँ पे रेप हुआ था, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी शांत थी। कितना प्रोटेस्ट होता है, ममता बनर्जी शांत हो जाती है। तो कहाँ से आपको सोशल नेता लग रही है? नहीं, आपने एक बात कही, ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कहता जेल भेज देती हैं। आपने इस देश के अंदर नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो बोला वो जेल गया, कि उसके खिलाफ सीबीआई जांच, ईडी, सब कुछ हुआ। इतना कितने नेताओं को के खिलाफ गया। और अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें से जो मैंने पढ़ा है, उसमें से जितनी भी जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, नेताओं के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ, उनमें से लगभग 200-250 आरोप हैं। किसमें 2 केस में 2 लोगों को सजा मिली है, बाकी सब छूट गए। तो ये तो केंद्र सरकार जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा, जो योगी के खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। ये तो केंद्र सरकार खुद कर रही। ममता बनर्जी तो एक छोटे से राज्य में बैठी हुई है, तो वो उनके कहने से ये थोड़े होता कि उनके यहाँ वो भ्रष्टाचार फैलाना चाहती है या उस देश के अपने प्रदेश के अंदर अमन चैन खत्म करना चाहती है। तो बीजेपी की निगाह पश्चिम बंगाल पे है कि वहां पर दंगा फसाद करा करके ममता बनर्जी को कमजोर करने का है। तो इनकी मंशा है, तो वो उनकी मंशा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपके अपने मत है, हमारे अपने मत है। एक सवाल और अंतिम सवाल आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या राय है उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या चेंजेस होने चाहिए, या फिर पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी अपनी क्या राय है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज से आप आते हैं, उसको लेकर के बताइए। देखिए जो बिल पास हुआ ये तो बिल निराधार गलत है। सबसे पहले सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए। ठीक है। वापस लेने के बाद ईमानदारी के साथ में उसमें रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS अधिकारी, मुस्लिम समाज के ईमानदार लोग और सारे लोग बैठ करके, इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठ करके और ईमानदारी के साथ में उस पर विचार करें कि ये वक्त बड़ी संपत्ति है और जिनके लिए वक्त की गई उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। इस पे एक रिसर्च होना चाहिए। और वो वहाँ से निकल कर जब ये बात सामने आएगी, निश्चित तौर से जब ये बात सामने आएगी तो वक्त संपत्ति भी ईमानदारी से कुछ काम किया जा सकता है। और वरना ये बड़े लोग फलते फूलते रहेंगे और सरकार की निगाह उन पे है। सरकार देखती है वहाँ लूट हो रही तो हम क्यों न दें। सरकार सारी संपत्ति को हथियाना चाहती, उसका मंशा ये है। लेकिन अगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कदम उठाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर इसी तरीके से सख्त कदम ईमानदारी के साथ उठते रहे तो निश्चित तौर से वक्फ संपत्ति जो हमारी है उसके खिलाफ जो बिल आया है
और वो बिल जरूर वापस होगा। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने बात कही कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें बड़े जो मुसलमान हैं वो पसमानदा मुस्लिम समाज या छोटे मुसलमानों के साथ वो नहीं कर पा रहे जितना उनको मिलना चाहिए। इसको लेकर के क्या बोलेंगे? इसके बाद समाप्ति करते हैं। नहीं, जो पसमानदा मुसलमानों को जिनके लिए वक्फ की गई उनको तो 1% भी फायदा नहीं हो रहा है ना। ये तो वही लोग फल फूल रहे हैं जो बड़े लोग हैं। भाई आज पसमानदा मुसलमान के पास मान लीजिए वहाँ मुमताज कॉलेज या कहीं पे दुकान है, मकान है या जमीन है, तो पसमानदा के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वहाँ पर वो 1 करोड़ की जमीन ले और 10 लाख 5 लाख रुपया वो संपत्ति हो और 5 लाख 95 लाख वो बैकडोर से दे। यही तो ये बड़े लोगों में भ्रष्टाचार यही तो है कि इस संपत्ति को तय किया जाता है कि साहब ये लीज की कीमत 1 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। ये हमसे व्यापारी तय होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो दिखाते 5 लाख 95 लाख का बटरवाट होता है। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये खत्म करने के लिए चूंकि सबसे पहले मुतवल्लियों को पावर छीना जाए। मुतवल्ली पढ़े लिखे नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, ये केवल लूटपाट करते हैं और कौम के लोगों से खिलवाड़ करते हैं। तो सबसे पहले मेरी मांग है कि इन सब जो संपत्ति अभी कब्जे में है इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो बची हुई है सरकार इस पे बिल वापस करके योजनाबद्ध तरीके से एक प्लानिंग करके और मुस्लिम समाज को भरोसे में लेकर के उस पे वक्फ संपत्ति पे कुछ काम करके पसमानदा मुसलमानों को लाभ पहुंचाना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुसलमानों के लिए चिंता जता चुके हैं। अगर सच में प्रधानमंत्री जी पसमानदा के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाएगा तो निश्चित तौर से जो पसमानदा के लिए वो चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, तो वो उनकी चिंता सच्ची मानी जाएगी। देखिए हमारे साथ अनीस मंसूरी जी से जिनसे हमने तमाम मुद्दों को लेकर के बात करी, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बात करी, बंगाल में जो हादसा हो रहा है, हिंसा हो रहा है, उसको लेकर के हमने बात करी। तमाम खबर जानकारी अब तक लाती रहूंगी। जुड़े रहे ऐसा समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट सेक्शन में अपने मुद्दे रखिएगा ताकि हम उठाएं आपकी आवाज़।